Hello students, welcome to Learning Magics. Myself Tanmay Singh Solanki and today I am going to start CBSE NCERT Class 10 Geography Chapter 4 Agriculture Part 2. So let us begin. Technological and institutional reform. Okay, so in this chapter now we need to look that technological and institutional reform. What technological and institutional reform has been taken in India, the pace of agricultural development. So टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया. ओके, सो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को एक पेस मिला, एक स्पीड मिला. एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स अ लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60%, यानी एग्रीकल्चर ने यहाँ लगभग 60% लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड किया, यानी उनका अपना गुजारा होता है सिर्फ खेती करके, एग्रीकल्चर करके. ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agricultural in the 1960s and 1970s. So एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया 1960s-70s के दौरान. ठीक है. In 1960s and 70s, technical reforms such as the Green Revolution and White Revolution also introduced to improve the condition of agriculture. तो 1960s-70s में सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हुआ वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को और लाइव स्टॉक एक्टिविटीज को यानी पशुपालन को बहुत बढ़ावा मिला. The government also announces minimum support prices, that is MSP. Okay. Remunerative and procurement prices for important crops, यानी कुछ important crops के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP सिस्टम निकाला, जिससे किसानों को सीधे लाभ होने लगा. यानी जो भी फार्मर थे उनसे गवर्नमेंट सीधे एमएसपी के रेट पर उनकी जो हार्वेस्ट है उनको वो खरीद लेती थी. ठीक है. कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉर्पोरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा वेर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद ये हुआ कि होल्डिंग का कंसोलिडेशन होने लगा. ओके, कॉर्पोरेशन होने लगा ज्यादा से ज्यादा किनका, फार्मर्स का, और जो जमींदारी सिस्टम था उस सिस्टम को इरेडिकेट कर दिया गया ताकि जो फार्मर है वो स्वतंत्र रूप से खेती कर सके, अपने ढंग से खेती कर सके और ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्ट और प्रोड्यूस वो पैदा कर सके. ठीक है. द ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी and the white revolution, the operation flood also it is known as, were some of the strategies initiated to improve a lot of Indian agriculture. Okay, so green revolution based on the use of package technology पर ये पूरी based था green revolution जो है, और white revolution जो है वो एक तरीके का स्ट्रैटेजी है जो इनिशिएट किया गया इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए. लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान. आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार 1951 के दौरान सिस्टम शुरू किया 5-year प्लान के, उस दौरान सबसे जो मेन मुद्दा था, मेन फोकस था, वो था फर्स्ट 5-year प्लान में क्या था, वो लैंड रिफॉर्म. ठीक है. लैंड रिफॉर्म करना सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था, जो एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन बन के निकला किनके लिए, तब के फार्मर्स के लिए. Development in few selected areas. In the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which includes both institutional and technological reform. तो development in few selected areas, कुछ selected areas में development जरूर हुए उस दौरान 1980s 90s के दौरान. ठीक है. ऐसे कुछ development, ऐसे कुछ प्रोग्राम इनिशिएट किए गए जिससे इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल दोनों तरीके से रिफॉर्म हुआ हमारे देश में. प्रोविजन फॉर
क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट। हाँ, यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो उभर कर आया वो था क्रॉप इंश्योरेंस, दैट इज द प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। मान लीजिए ड्राट के दौरान, सूखा के दौरान, दैट फ्लड के दौरान, साइक्लोन के दौरान या फिर फायर या डिजीज के वजह से क्या होता है कि वो क्रॉप पूरी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस का भी एक प्रोविजन शुरू किया गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई जो एक मिनिमल, एक नॉमिनल रेट पर क्या करती हैं, लोन प्रोवाइड करती है, किनको, जो फार्मर्स हैं उनको। सो ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू फार्मर्स एट द लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। इससे क्या होता है कि अगर लो इंटरेस्ट में वो लोन लेते हैं तो सही समय पर वो चुका भी पाएंगे और इससे अपनी खेती करने में उनको काफ़ी मदद मिल जाएगी। इसी तरह एक बहुत ही बड़ा एक स्टेप था गवर्नमेंट का इस लोन को प्रोवाइड करने के लिए, ये था किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, किसान क्रेडिट कार्ड KCC एंड द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड। ओके, ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ये वही स्कीम है जो अगर मान लीजिए कि किसी भी तरीके से वो खेत डिस्ट्रॉय हो जाता सडनली, ठीक है, उसके लिए एक इंश्योरेंस का प्रोविजन। किसान क्रेडिट कार्ड आप लोन ले सकते हैं और उस लोन को आप समय रहते चुका सकते हैं, वो जिनका जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी कम होता है, ठीक है। देन स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड द एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर वेयर इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न। सो रेडियो और टेलीविज़न में फार्मर्स के लिए प्रोग्राम आने लगे जहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं वो टेलीकास्ट किए जाने लगे ताकि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एसिस्टेंस मिल सके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, दैट वी हैव सीन कि गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया किन के लिए, फार्मर्स के लिए, ताकि वो जो भी प्रोड्यूस हार्वेस्ट करते हैं उनको एक एप्रोप्रिएट सम्मान मिले, उनको एप्रोप्रिएट कीमत मिले ताकि वो अपना गुजारा कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए उनको एनकरेज किया जा सके। रेम्यूनरेटिव एंड द प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय दैट इज द स्पेकुलेटर्स एंड द मिडलमैन। होता क्या था कि फार्मर्स तो खेती करते थे, मेहनत करते थे, उगाते थे, लेकिन उनको सही कीमत नहीं मिल पाता था। ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ है मिडिलमैन, जो मध्यस्थायी लोग हैं, वही कमा लेते थे। तो इस चीज़ को, इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, MSP सिस्टम शुरू किया, ठीक है, जिससे किसानों की जो हार्वेस्ट है वो सीधे गवर्नमेंट खरीद लेते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Okay, so let us look. Gross domestic product has registered a declining trend from 1951 onwards. हाँ, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव मिला हुआ रूप देखने को मिलता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जो GDP है वो 1951 के बाद से घटते हुए ही दिखाई दिया। द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी हाई एज 63% in 2001. 63% in 2001. Population in the sense which population? Okay, talking about the population of the country. Okay, as well as कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के अमाउंट भी बढ़े हैं, बट क्या हुआ कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर इन इंडिया। सो हमारे भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे एफर्ट, कोशिश की है ताकि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जा सके और ये काफ़ी हद तक मॉडर्नाइज हुआ भी। इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। बाय इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के बाद क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को मॉडर्नाइज करने में काफ़ी सहूलियत हुई। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज डीएक्सेलरेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो ग्रोथ रेट है वो डीएक्सेलरेट कर रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है बल्कि वो घट रहा है, जो कि एक बहुत ही शोचनीय स्थिति है।
एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर नहीं तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में, जो ये जीडीपी है इसमें फार्मिंग का एक बहुत बड़ा शेयर है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि इस दौरान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट मिला। लाइवलीहुड टू पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर से हुआ ये कि जो लोगों का गुजारा करने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काटने के लिए जो एक लाइवलीहुड की ज़रूरत है, ठीक है, ये उनको मिला ड्यू टू द एग्रीकल्चर। The government of India made concerted effort to modernize agriculture that we have seen, okay, but modernize agriculture in many ways, okay. First of all, that is the agricultural universities, Indian Council of Agricultural Research, okay. So these were very vital step towards this area, okay. एक बहुत ही important steps थे ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की जो इस्टेब्लिशमेंट करना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जिसको ICAR कहते हैं, इनका इस्टेब्लिशमेंट करना, ये बहुत बड़े कदम थे जिससे एग्रीकल्चर को एक परफेक्ट गाइडलाइन मिल सका और वो समय के रहते रहते डेवलपमेंट करने लगा। वेटरनरी सर्विस एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, वेटरनरी सर्विसेज और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए गए, जिससे क्या हुआ कि जो एनिमल्स हैं उनको प्रॉपर हेल्थ असिस्टेंस मिलने लगा ताकि उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट यानी बागवानी जो है, ठीक है, इसके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड द वेदर फोरकास्ट। हाँ, सबसे और एक इम्पॉर्टेंट काम जो हुआ इस दौरान वो ये हुआ कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विज्ञान और जलवायु विभाग का, ये फोरकास्टिंग, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट होना इस क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए ताकि इस फोरकास्टिंग के मुद्दे को, मौसम विज्ञान की और जलवायु फोरकास्टिंग के मुद्दे को, ठीक है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा सके और फार्मर्स को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके, इसके लिए इनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फूड सिक्योरिटी। द गवर्नमेंट डिजाइन नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। ओके, हम देख रहे हैं फूड सिक्योरिटी। ओके, तो इन फूड सिक्योरिटी में गवर्नमेंट ने क्या डिजाइन किया? फूड सिक्योरिटी सिस्टम टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी टू एवरी सिटीजन, ताकि हर इंसान को भोजन मिल सके हमारे देश के। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर जब नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते, इसमें 2 कंपोनेंट बसते हैं। 2 कंपोनेंट्स, पहला बफर स्टॉक एंड दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। बफर स्टॉक यानी कितना स्टॉक गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है, ठीक है, दैट बफर स्टॉक, यानी जो भी MSP के बजाय जो भी धान खरीदते, गेहूं खरीदते हैं, जो अपने पास स्टॉक करे गवर्नमेंट रखती है, 2000 तक बफर स्टॉक। ठीक है, तो PDS, तो इन सब चीजों का जो राजा है उसको हम लोग कहते हैं FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य निगम। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग एंड द स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स। ओके, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स को खरीद के उनको स्टोर करके रखते हैं। Whereas distribution is ensured by PDS, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो वो इंश्योर होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोक्योर करना और स्टॉकिंग करना, ये काम जो है वो FCI का है। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो PDS उसको तय करता है। जो FCI से जो फूड मटेरियल ग्रेन्स आएंगे, फूड ग्रेन्स आएंगे, उनको फिर PDS यूनिट में पहुंचाया जाता है। फिर PDS यूनिट में क्या होता है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो दिस इज बेसिक फंक्शनिंग ऑफ दिस वन। ठीक है, जैसे कि PDS इज द प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज एट
Okay, subsidized price in rural and urban areas. Okay, so commodities at subsidy means that in very less amount they provide you what the food grains, काफी कम मूल्य में आपको, काफी कम लागत में आपको फूड ग्रेन्स, अन्न प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। The primary objective of the national food security are, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है इनका प्राइमरी, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो लेट्स सी, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस, ताकि जो ये इंश्योर करता है कि यहाँ जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में उनको फूड ग्रेन्स मिल सके। ओके, द पुअर शुड हैव एक्सेस टू फूड, जो गरीब है उनको भोजन मिल सके, भोजन के अभाव में उनकी स्थिति ना बिगड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में से ये एक है। ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ग्रोथ हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ wheat and rice to maintain their stocks, and what to do प्राइमरी एक्टिविटीज में और आ जाते हैं उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में कि जो MSP है उसको फिक्स किया जाए। ओके, किसके लिए? व्हीट और राइस के प्रोक्योरमेंट के लिए, उनके मेंटेन के लिए, एंड टू देयर स्टॉक्स। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। उनको एक फिक्स सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए। ओके, ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन आप समझते हैं कि ये क्या है? एक वर्ल्ड फेनोमेना है। सो नाउ वी आर कॉलिंग दैट द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। सो व्हाई वी आर टेलिंग लाइक दैट? दिस इज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। सो लेट्स सी, ग्लोबलाइजेशन was present at the time of colonization. So at the time of colonization also the globalization were there. Okay, means that globalization's activities were there that time also, and right now also it is there. So during the British period, cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. Okay, so we can see during the British period. So during the British period also a lot of development happened. What happened? Cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries, and they just manufacture the textile by using such raw cottons. Okay. After 1990s, the farmer in India have been exposed to new challenges under globalization. Okay, so after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges under globalization. Okay, how the agricultural products of India are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. Okay, so there is highly subsidized agriculture is there in those countries which is not present in our country. Okay, so that is the genetic engineering. Genetic engineering is revolutionizing the agricultural production nowadays. Okay, so genetic engineering is very important thing, okay, which leads to the development or revolution, okay, in field of the agriculture. Okay, next one, organic farming. Okay, so what we mean by this one? Organic farming is also in fashion these days because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizers and pesticides. So organic farming nowadays it is very trending aspect. It is in this what happened that agricultural practice is done without using the chemicals manufactured in factory. They use the chemicals which are generally produced by what? The garden garbage, okay, the pills, etc. Okay, those are good one, far better than. Hence, it does not affect environment in a negative manner. So very simple, the organic farming is very good. It is organic by nature and there is no any use of fertilizers and pesticides. So what happened? That organic farming is far better in that aspect. So hence, it does not affect environment in a negative manner. Okay, so it does not affect environment in a negative manner. Means that organic farming is why important, because we are not using the fertilizer, pesticides, okay, or any the synthetic manure. We are not using that, and we are just
what? Getting the positive result, the positive produce we are getting. Okay, so that is the result of the organic farming only, and it is not harming the environment also. Okay, so organic farming, that is the very trending aspect nowadays. Okay, so Indian farmers should diversify their cropping. The main problem with the Indian farmer is they're cropping only the same kind of thing. Okay, so which is quite the monotonous thing, means they cannot earn so much by that. So Indian farmers should diversify their cropping patterns from cereal to high value crops, which will increase incomes and reduce environmental degradation simultaneously. So that what it is telling, the Indian farmers should diversify their cropping pattern. उनके क्रॉपिंग पैटर्न को ना डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उसी कन्वेंशनल तरीका है, जिस तरीके से करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे, देन इट विल नॉट बी फ्रूटफुल एट ऑल. ओके, सो डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न्स फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स which will increase income and reduce environmental degradation simultaneously. Okay, both the thing will be there. So what it is saying, should be diversify their cropping pattern. If the cropping pattern will be diversified, okay, then what will be happening? Their income can increase, environmental degradation can decrease. Okay, that it's a very important thing. So degradation will not be happen. Okay, and environment will be clean. And similar way, what is happening? Their earning means the lot of produce they are doing, so that they are incoming also. Okay, so these are some few things about this chapter. Okay, and I hope so you got the chapter. So if you will have any problem, आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट बॉक्स में उन्हें कमेंट करना, ठीक है, मैं उनका आंसर जरूर करूंगा. सो दैट इस चैनल को अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपने स्टडी से जुड़े सारे अपडेट मिलते रहे. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.